welcome back to my channel. I'm Ananya Keshri, your today's coach, and today I'm here with Bio with the topic Cell, the Unit of Life Part 2. Guys, Part 1 में आपने सीखा what is cell and what is cell theory, जिसके बारे में आपने डिटेल में स्टडी किया. And today is Part 2 और आज के इस वीडियो के अंदर आप डिटेल में स्टडी करने वाले हो about types of cell and components of cell. तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा. एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. सो गाइज, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहां से देख सकते हैं. तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन. तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं सेल से. व्हाट इज सेल? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. ये तो आपको पता है, बट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल? सेल के दो टाइप्स होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल. One is prokaryotic cell and the other one is eukaryotic cell. तो गाइस ये वर्ड सुन के आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट अगर आप इसे ब्रेक डाउन करके समझते हैं तो ये बहुत सिंपल है. तो गाइस सबसे पहले समझते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. तो व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स? गाइस अगर आप इसे ब्रेक करते हैं तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक प्रो और एक कैरियोटिक. प्रो प्लस कैरियोटिक इक्वल्स प्रोकैरियोटिक. अब इसका हम मतलब समझते हैं. प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मतलब पुराना, पुराने जमाने का. कहते हैं ना प्रिमिटिव टूल्स, मतलब पुराने जमाने के टूल्स, राइट. और कैरियोटिक वर्ड आया है कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब होता है पुराने जमाने का न्यूक्लियस. अब अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है ऐसा सेल जिसमें पुराने टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स. A cell in which nucleus is not well defined is called prokaryotic cell. मतलब ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. एंड ऐसा क्यों होता है, मतलब न्यूक्लियस क्यों वेल डिफाइंड नहीं होता है? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप. क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है, इसलिए वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं और वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. एंड जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो ज्यादा इवॉल्व नहीं होते. गाइस अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है या नहीं, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले सेल है या नहीं? तो आप उसके ऑर्गेनाइजेशन से पता लगाएंगे. यस, अगर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं हुआ तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है, अदरवाइज वो यूकैरियोटिक सेल है. गाइस ये जो प्रोकैरियोट्स है ये अर्थ पर सबसे पहले आए थे और इन्हीं से एवोल्यूशन होता गया और हमें मिला यूकैरियोटिक सेल, मतलब कि मॉडर्न सेल. और आपको पता है ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. तो गाइस चलिए अब डिस्कस करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में. तो गाइस चलिए यूकैरियोटिक को ब्रेक करके समझते हैं. गाइस अगर आप यूकैरियोटिक को ब्रेक करते हैं तो आपको दो वर्ड्स मिलेंगे, एक यू और एक कैरियोटिक. यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक वर्ड आया है कैरियन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस. तो यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस. तो यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है ऐसे सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. ओके, अब ये ट्रू न्यूक्लियस मतलब होता क्या है? मैं कह तो रही हूँ ट्रू न्यूक्लियस, बट व्हाट इज ट्रू न्यूक्लियस? तो गाइस ट्रू न्यूक्लियस मतलब वो न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर एनवेलप से सराउंडेड होता है, उन्हें कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस. एंड अब इसके पास न्यूक्लियर एनवेलप है तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड भी होंगे. तो इसलिए जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप. तो गाइस चलिए अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो यूकैरियोटिक को डिफरेंशिएट करती है प्रोकैरियोटिक से. तो गाइस यूकैरियोटिक सेल्स की जो साइज होती है वो होती है 5 to 100 माइक्रोमीटर्स और जो प्रोकैरियोटिक की साइज होती है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर्स होती है. यूकैरियोटिक सेल में एक से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, पर प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. अब क्रोमोसोम क्या होता है वो आप आगे पढ़ेंगे. और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप. तो आई होप कि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो गाइस चलिए अब समझते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल. जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्लांट सेल प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल्स एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं. इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, बट कुछ डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं. अब अगर मैं आपसे पूछूं प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है तो आप क्या बताएंगे? देखिए अगर मैं आपको एक सबसे बड़े डिफरेंस की बात बताऊं
तो प्लांट्स जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं। एक तो ये डिफरेंस हो गया, और एक ये हो गया कि प्लांट्स खुद अपना खाना बना सकते हैं बट एनिमल्स खुद अपना खाना नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस थी जो आपको याद होनी चाहिए कि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, एनिमल मूव कर सकते हैं, और प्लांट्स खुद अपना खाना बना सकते हैं बट एनिमल खाना अपना नहीं बना सकते हैं। तो गाइस चलिए दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं बट एनिमल सेल में नहीं होते हैं। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं बट प्लांट सेल में नहीं होते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है बट एनिमल सेल में नहीं होता है। एंड गाइस जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। तो यही कुछ डिफरेंसेस थे गाइस। अगर मैं आप सेल की बात करूं तो सेल इतना छोटा होता है कि आप उसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बट अगर आप उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे भी तो सेल के अंदर क्या होता है गाइस? सेल के अंदर होता है ऑर्गेनेल्स। यस गाइस, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होता है। अब ये ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं गाइस? सेल में जितने भी पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। यस गाइस, अब आप सेल को एक कंपनी की तरह ट्रीट करिए। अब एक कंपनी है तो उसमें मैनेजर होना जरूरी है ना, तो कंपनी का जो मैनेजर है हम उसे न्यूक्लियस मानते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है वैसे ही न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का ब्रेन होता है। यस गाइस, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियस को मैनेजर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब अगर एक कंपनी है तो वहां पे मैनेजर हुआ तो मैनेजर ही सबको बताता है ना कि तुम्हें ये काम करना है। तो ऐसे ही न्यूक्लियस जो होता है वही सारे पार्ट्स को ऑर्डर देता है कि तुम्हें ये काम करना है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है गाइस। तो चलिए सबसे पहले हम न्यूक्लियस को ही पढ़ते हैं जो कि ब्रेन ऑफ द सेल है। तो गाइस चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस। गाइस इसे आप बोल देते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि ये सबको ऑर्डर देता है सारे पार्ट्स को कि तुम्हें ये काम करना है, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। तो गाइस जो आपको ये छोटे छोटे न्यूक्लियस में पोर्स दिख रहा है ना, इन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। अब आप इस डायग्राम में देखिए तो आपको एक न्यूक्लियोलस भी दिखेगा, राइट? ये न्यूक्लियोलस है। ओके, अब ये जो फ्लूइड टाइप का कुछ चीज आपको दिख रहा है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, और जिस चीज से पूरी न्यूक्लियस कवर है उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, अब देखते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस? तो गाइस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन वाला होता है, मतलब एक मेम्ब्रेन नहीं होती है, डबल मेम्ब्रेन वाला होता है। ठीक है, अब मेम्ब्रेन क्या होती है? एक बाउंड्री टाइप की कोई चीज होती है जो एक चीज को अलग करती है दूसरे चीज से, दैट इज मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। गाइस चलिए अब इसके फंक्शंस को देखते हैं कि क्या क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। तो गाइस फर्स्ट वन इज इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ये सेंटर ऑफ सेल को कंट्रोल करता है। यस गाइस, सेंटर ऑफ सेल को ये कंट्रोल करता है। सेकेंड वन इज इट स्टोर्स डीएनए, डीएनए को स्टोर करता है। थर्ड इज इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन एंड आरएनए। ओके, प्रोटीन और आरएनए प्रोड्यूस करता है, बनाता है। ठीक है, एंड इट मेक्स राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को भी बनाता है। चलिए हम समझते हैं व्हाट इज डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि कोई बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं ना कि इसकी आंखें इसकी मदर से मिल रही है और इसकी नोज इसके फादर से मिल रही है, या फिर इसकी ईयर्स इसकी मदर से मिल रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो वो क्यों होता है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में क्यों होती हैं, मतलब मदर फादर की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो बच्चे में कैसे आ जाती हैं? वो इसलिए होता है क्योंकि जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वो बच्चे के डीएनए में ट्रांसमिट होती है, इसलिए ऐसा होता है गाइस। जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है वो बच्चे की प्रॉपर्टी से सिमिलर होती हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, और इसलिए भी न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो डीएनए को स्टोर करता है। आई होप आपको न्यूक्लियस समझ में आ गया होगा। अगला जो कंपोनेंट है वो है सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे एक वॉल हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है, वैसे ही जो सेल वॉल होता है वो सेल की प्रोटेक्शन करता है। अब ये एनिमल सेल में क्यों प्रेजेंट नहीं होता है? क्योंकि एनिमल मूव कर सकते हैं, वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, बट प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, वो खुद की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने उन्हें दिया सेल वॉल ताकि वो उनकी प्रोटेक्शन कर पाए। सेल वॉल जो होता है वो सेल की प्रोटेक्शन करता है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट्स। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जो सेल वॉल होता है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है।
सेल मेम्ब्रेन तो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है, बट सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। देखिए जो फैक्ट्री है हमने उसमें बाउंड्री बना दिया, बट हमें लग रहा है कि उसमें हमें और प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए हमने सेल वॉल भी बना दिया। बट एनिमल्स को ये जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो खुद मूव कर सकते हैं ना, बट प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, इसलिए उनके पास होते हैं सेल वॉल। तो इसलिए ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। गाइस अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये ट्रीट करता है एज अ बाउंड्री। यस गाइस, एज अ बाउंड्री। ठीक है, देखिए जैसे दो चीजें हैं तो दोनों चीजों को अलग अलग करने के लिए एक बाउंड्री की नीड तो पड़ती है ना, वरना सब चीजें मिक्स हो जाएंगी आपस में, राइट। तो ये इसलिए ट्रीट करता है एज अ बाउंड्री। ठीक है, अब बाउंड्री है तो हर चीजों को तो अंदर आने नहीं देगा, ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है, मतलब कि सेलेक्टेड चीजों को ही अंदर आने देगा। ठीक है, फालतू चीजों को अंदर नहीं आने देगा। सिमिलरली ये बाहर भी हर चीजों को नहीं जाने देगा, जिसको जरूरत होगी वही जाएगा बाहर, और जिसको जरूरत होगी वही अंदर भी आएगा। तो ये सिलेक्टिव परमिएबल होता है, हर चीजों को अंदर बाहर नहीं जाने देता, सिर्फ सिलेक्टेड चीजों को अंदर या बाहर जाने देता है। अगला कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म। तो गाइस साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक फ्लूइड होता है, एक जेली टाइप का कुछ चीज होता है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं। तो गाइस इसका यही फंक्शन है, ये एक फ्लूइड होता है जहाँ पे सारे ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं। दिस इज साइटोप्लाज्म। गाइस नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसे हम बोलते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो जो ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मतलब ये कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, तो इस डायग्राम में जो आपको पूरा ट्यूब्यूल शेप का दिख रहा है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एसईआर एंड आरईआर, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है वो न्यूक्लियस से एकदम चिपका हुआ होता है, न्यूक्लियस के एकदम पास होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से एकदम चिपका हुआ होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और दोनों जो हैं आरईआर और एसईआर वो अलग अलग चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं। अब आरईआर को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो रफ होते हैं। यस गाइस, उसका जो सरफेस होता है वो रफ होता है। रफ इसलिए होता है क्योंकि उसमें हमें डॉट डॉट टाइप के कुछ चीज दिखते हैं जो कि राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स है इनके पास, इसलिए ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। यस गाइस, आरईआर प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमें स्मूथ इसलिए दिखता है क्योंकि उनमें कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनके सरफेस में वो हमें डॉट डॉट नहीं दिखता है। वो स्मूथ इसलिए दिखता है क्योंकि वो मैन्युफैक्चर करता है फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को। नेक्स्ट कंपोनेंट इज गोल्गी एपरेटस। इसे हम पोस्ट देते हैं ट्रांसपोर्टर एंड पैकर का, क्योंकि ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्टर होते हैं। अब क्यों ट्रांसपोर्टर होते हैं, क्योंकि जो इनका फंक्शन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास या फिर उनके अंदर जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होती है वहां से ये सामान लेते हैं और फिर यहाँ पैक करते हैं और फिर ये डिस्पैच कर देते हैं लाइक अ डिलीवरी मैन। तो इसलिए ये जो होते हैं ये ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांसपोर्टर कहा जाता है सेल के अंदर। तो सेल के अंदर ट्रांसपोर्टर किसे कहा जाता है, गोल्गी एपरेटस को। ये एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिस्टर्न्स। यस गाइस, और ये सब ऑर्डर कौन देता है इन्हें, मतलब कि पैक करके फिर डिस्पैच कर देना कौन देता है, ये न्यूक्लियस देता है, बिकॉज न्यूक्लियस इज द ब्रेन, राइट। तो इसलिए सबको जो ऑर्डर देता है वो न्यूक्लियस देता है, तो इन्हें भी न्यूक्लियस ऑर्डर देता है। गाइस हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है लाइसोसोम। इसे हम पोस्ट देते हैं सुसाइडल बैग्स का। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक छोटी सी मेम्ब्रेन होती है जिसमें सारी चीजें होती हैं, सारे एंजाइम्स होते हैं, ओके। और ये ना एक जेली टाइप की होती है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, अगर आप इसमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट फेंक देते हैं तब भी ये आपको मतलब तब भी ये डाइजेस्ट कर लेती है। ठीक है, आप कुछ भी फेंक दोगे, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट फेंक दोगे, वो अपना कुछ भी करके डिस्पोज कर ही लेती है, कुछ भी करके डाइजेस्ट कर ही लेती है। तो ये ऐसा होता है, इसका फंक्शन ऐसा होता है। सोचिए गाइस, ये आप कुछ भी फेंक दोगे वेस्ट प्रोडक्ट, ये क्लीन कर ही लेगी, डिस्पोज कर ही लेगी। अगर सेल के अंदर गलती से भी कोई गलत चीज आ गई फिर भी ये उन्हें क्लीन कर देती है। गाइस इनकी एंजाइम्स इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, इनकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें हम सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं। देखिए, जैसे हमारे अंदर बहुत सारे सेल है, जैसे एक सेल में कोई खराबी आ गई या गंदगी आ गई तो लाइसोसोम जो होता है वो उसे अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, अपना सुसाइड कर लेता है, इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग्स कहते हैं। ऐसा क्यों करता है लाइसोसोम, ताकि एक सेल दूसरे सेल्स को नुकसान न पहुंचाए, खराबी न फैलाए,
इसलिए वो ऐसा करता है। गाइस अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की पोस्ट है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? बिकॉज ये सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करती है। यस गाइस, एनर्जी बनाने का काम ये करती है क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स एंड ये सेल्स को मोटिवेशन भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल के अंदर जो एटीपी होती है वो एनर्जी करेंसी का काम करती है। अगर आप सेल को एटीपी देते हैं तो वो आपका वर्क करती है। ओके, और जो एटीपी में एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल कंपाउंड्स बनाती है। गाइस अब देखते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को पोस्ट देते हैं किचन ऑफ द सेल। तो ये किचन ऑफ द सेल है तो ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगा क्योंकि प्लांट सेल ही खुद अपना खाना बनाती है ना। एनिमल सेल को तो हम ला के दे देते हैं और वो खा लेते हैं एनिमल्स, राइट। बट जो प्लांट्स होते हैं वो खुद अपना खाना बनाते हैं, इसलिए उन्हें एक किचन की जरूरत होती है। इस जरूरत को पूरा करता है प्लास्टिड्स। ठीक है, तो प्लास्टिड जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही होते हैं क्योंकि इनके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए इनके दो टाइप्स होते हैं, एक ल्यूकोप्लास्ट और एक क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। तो इन्हें कलर्ड प्लास्टिड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ क्रोमोप्लास्ट इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं? ये सिर्फ स्टार्च और ऑयल को स्टोर करते हैं। गाइस चलिए अब एक लास्ट कंपोनेंट देख लेते हैं, दैट इज वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या होता है? इसे हम पोस्ट देते हैं स्टोर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, जैसे हमारा बहुत सारा चीज फैला होता है तो हम उसे स्टोर करके रखते हैं ना, तो वैसे ही सेल में भी होता है। सेल में बहुत सारी चीजें वो भी स्टोर करके रखते हैं, उन्हें एक स्टोर हाउस की जरूरत है, स्टोर रूम की जरूरत है। यस गाइस, तो स्टोर रूम में सारी वो मेन चीजें स्टोर करके रखते हैं। और ये प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, मतलब 50 to 90% जो एरिया होता है वो वैक्यूल से ही कवर्ड होता है प्लांट सेल में। बट एनिमल सेल में इनकी साइज बहुत छोटी होती है। तो कोई भी सॉलिड या लिक्विड ये स्टोर रूम में स्टोर करके रखते हैं। So guys, that's all for today. If you like this video, then do like, share and subscribe. Follow for more.